तो फिर से मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन फिर से दे दूँ। मेरा नाम है प्रेमांशु नगाइच, जो मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए मैं दे रहा हूँ। मेरा नाम है प्रेमांशु नगाइच और मैं पिछले 10 साल से या थोड़ा-सा उससे ज़्यादा से फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने फिज़िक्स पढ़ाना किसी स्कूल से शुरू किया था और उसके बाद मैंने कई सारी जगह पढ़ाया है। मैंने आकाश में 3-4 साल पढ़ाया है, मैंने करियर पॉइंट कोटा में भी फिज़िक्स पढ़ाया है। मेरा मेन जो फिज़िक्स का पढ़ाने का जो टारगेट रहता है, मेरा जो टारगेट रहता है वो ये रहता है कि तुम लोग किसी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाओ। क्लास 12th के बाद तुम लोग किसी एक बढ़िया कॉलेज में एडमिशन ले पाओ। मतलब अगर तुम्हें इंजीनियरिंग करना है, तो तुम्हें एक बेहतर से बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज मिल सके सरकारी वाला। सरकारी से नीचे को मैं इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं समझता हूँ। अगर कोई व्यक्ति थोड़ प्राइवेट में भी कुछ 1-2 हैं बिट्स, पिलानी, वीआईटी जैसे उनको छोड़ के आप बाकी कॉलेजेस को इंजीनियरिंग कॉलेजेस की कैटेगरी में ही मत रखना। जो आगरा में और इधर मथुरा में और इधर-उधर स्कूल कॉलेज होते हैं, वो फिर बच्चे की काबिलियत है कि वो अच्छा कर जाते हैं, लेकिन आपको अगर एनआईटी, आईआईटी आज के टाइम में नहीं मिलता है, इसका मतलब आपने जेन्युइनली मेहनत नहीं करी। आपको पढ़ाई आपने बिल्कुल भी नहीं करी। कोई भी अगर इंजीनियरिंग में आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, वीआईटी, बिट्स पिलानी ऐसे कॉलेज नहीं ले पा रहा है, तो इसका मतलब उसमें जेन्युइनली बच्चे की गलती है क्योंकि आज कॉम्पिटिशन लगभग ना के बराबर है। ठीक है? और उसके अलावा मेडिकल की बात करते हैं, तो मेडिकल में बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं, तो उसमें भी मैं चाहता हूँ आपको एक अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले। नीट जो है रिलेटिवली उसका कट ऑफ वट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने लगा है, लेकिन वो फिर भी बहुत डूएबल चीज़ है। और नीट के लिए ऐसे मैं जा समझता हूँ कि जिस भी बच्चे ने फिज़िक्स को अपने दिल से लगा लिया, नीट वाला बच्चे ने, तो उसके लिए नीट निकालना फिर कोई भी बड़ी बात नहीं रह जाती। जो बच्चा नीट ले के लिए आगे बढ़ता है, वो बायोलॉजी तो अच्छे से पढ़ता ही पढ़ता है। और बायोलॉजी में भी ऐसा नहीं है कि तुम 360 का पेपर होता है बायोलॉजी का नीट के लिए। तो उसमें 360 में से अगर तुम्हारे 300 नंबर आते हैं तो तुमने मतलब जस्ट अबव एवरेज काम किया, कुछ बहुत तोप काम नहीं किया। तो तुम्हें अगर नीट में सिलेक्शन चाहिए है तो 360 में से तुम्हें बायोलॉजी में कम से कम 320 या उससे ऊपर आने चाहिए। और फिजिक्स के लिए बात करते हैं तो 150 नंबर और केमिस्ट्री के लिए 150 नंबर। अगर आप ऐसा करते हो तो आप लोग को नीट में सिलेक्शन मिलेगा, अदरवाइज़ आपके लिए नीट में सिलेक्शन काफ़ी मुश्किल है। नीट का मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से है मेरा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी मिल जाते हैं। पर आप लोगों का टारगेट 650 नंबर या उससे ऊपर का होना चाहिए, उससे नीचे को एक्सेप्ट ही मत करना। आज से अगर आप ढंग से पढ़ाई करना शुरू करोगे तो आपको नीट भी मिल सकता है, मतलब मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट भी मिल सकता है और जो इंजीनियरिंग वाले हैं उनको आईआईटी और एनआईटी भी मिल सकता है। हमारी मेरी ही क्लास में बहुत समय तक मैंने 5-6 हज़ार बच्चों को क्लास में से पढ़ा के निकाल दिया और उन 5-6 हज़ार में कुछ ही बच्चे हैं जो कि बढ़िया आईआईटी में हैं या फिर बढ़िया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर के काम कर रहे हैं। तो अब इसका मतलब मैंने ये निकाला है कि बच्चे का खुद का मन बहुत अच्छे से होना चाहिए। कुछ एक छोटी-सी और बातें, क्लास 11th क्लास 11th क्लास 12th से अलग नहीं है। आप लोग पिछले अपने मौसम की तरह पढ़ो कि अरे यार अभी तो बोर्ड नहीं है, अगले साल बोर्ड आएगा और फिर हम अगले साल पढ़ाई करना शुरू करेंगे, इसका मतलब आप लेट हो जाओगे अगले साल। आप किसी भी अपने 12th क्लास के सीनियर से पूछ लो, कोई भी बच्चा जो तुम्हारे साथ का हो, जो 12th क्लास में हो, मतलब तुम्हारी पहचान में हो, 12th क्लास में अभी है, अभी नहीं है, तो अभी उसको 12th के एग्जाम देने हैं। ऐसा अभी तो तुम्हें दोनों लोग मिल जाएंगे, 12th में है वो भी मिल जाएंगे, जिनको 12th के जस्ट एग्जाम देने हैं वो भी मिल जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, सुनना मेरी बात। आप किसी भी 12th वाले बच्चे से पूछोगे, वो आपको डेफिनेटली ये वाली बात बोलेगा कि अरे यार मैंने 12th में ठीक से पढ़ाई 11th में ठीक से पढ़ाई नहीं करी, काश मैं 11th में ठीक से पढ़ लेता। आज आपका पहला दिन है, आप लोगों को मैं बहुत ढंग से बता रहा हूं, क्लास 11th को क्लास 12th से अलग करके मत पढ़ना, नहीं तो आप पछताओगे उस टाइम पर जब आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो पछताना सबसे बुरी चीज है, अपने जीवन में पछतावे से बुरा कुछ नहीं हो सकता। आपको बस इस बात का बहुत जरूर ध्यान रखना है कि आपको पछताने की जरूरत ही ना पड़े। आपके पास ऐसी कोई जरूरत ही ना हो कि आप पछता रहे हो। तो पूरे मन लगा करके पढ़ाई करनी है, मन लगा के। क्लास 11th को 12th से अलग नहीं समझना है, वो एक ही है। क्लास 11th और क्लास 12th एक ही है, ध्यान रखना। चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा, फिजिक्स में क्या क्या है और आपको कैसे पढ़ना है और कौन सी किताबें आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। फिजिक्स में आप क्या क्या पढ़ोगे।
तो फिजिक्स में हम लोग कुछ पार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले एक बड़ा पार्ट हम लोग बनाते हैं क्लास 11th का, और एक बड़ा पार्ट हम लोग बनाते हैं क्लास 12th का। मैं आपको पूरी फिजिक्स दिखा रहा हूं आज, और कौन सा चैप्टर हम शुरू करेंगे, कैसे कैसे हम पढ़ेंगे, सब बताऊंगा। ये समझ लो फिजिक्स का एक इंट्रोडक्शन है। फिजिक्स का इंट्रोडक्शन नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर आप आज सोचोगे कि मुझे तो केवल बोर्ड के लिए पढ़ना है, तो आप अपने पोटेंशियल का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। बोर्ड के साथ साथ थोड़ा सा मेहनत करना होता है और आप बहुत बढ़िया कर सकते हो। बोर्ड के साथ थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। क्लास 11th में जो चैप्टर्स हैं, पहले मैं उनके बारे में बात करूं। चैप्टर्स नहीं, यूनिट्स की बात करूंगा मैं। क्लास 11th में यूनिट है, एक बड़ी सी यूनिट है, आपकी सबसे बड़ी यूनिट है, उसका नाम है मैकेनिक्स। क्लास 11th की ये पहली यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है। और क्लास 11th की दूसरी आपको यूनिट मिलेगी, फिर कई सारी यूनिट्स हैं। दूसरी यूनिट आप लोगों के पास आएगी क्लास 11th में ही, वो है बड़ी यूनिट। में बात करता हूं मैकेनिक्स से थोड़ा सा अलग करके है, मटेरियल साइंस या फिर हीट थर्मोडायनेमिक्स लेते हैं। हीट, ये पूरी एक यूनिट है, हीट में ही थर्मोडायनेमिक्स आएगा। हीट में ही मैं गैसियस इफेक्ट लेता हूं, गैसियस स्टेट आपके फिजिक्स में है, वो मैं हीट में ही रखता हूं। आपको भी पता चल जाएगा क्यों ऐसा करता हूं मैं। फिर इसके बाद मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस इसको मिटा लो बेटा, सत्यम हटा लो इसको यहां से। ओके। हम्म। मटेरियल साइंस एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जैसे अगर किसी चीज को खींचते हैं हम, तो वो फैल जाती है, लंबी हो जाती है, और किसी चीज को दबाते हैं तो वो दब जाती है। तो वो सब मटेरियल साइंस में पढ़ेंगे। उसके बाद एक बढ़िया सी यूनिट है हमारी साउंड, जिसमें हम लोग वेव और सब कुछ पढ़ेंगे। वेव, उसके पहले ही है एक फ्लूइड मैकेनिक्स, हवाई जहाज कैसे हवा में उड़ता है, ये पढ़ेंगे हम। और बस क्लास 11 खत्म हमारी। साउंड पे हमारी क्लास 11 खत्म हो जाती है। यहां पर क्लास 12th में हम लोग जो पढ़ेंगे, उसमें एक बड़ा सा पार्ट है, पर मैं उसको छोटा करके बताता हूं। एक हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, काफी बड़ा हिस्सा है। दूसरा हम लोग हिस्सा पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। कोई कुछ कह रहा है? बोलिए, कोई कुछ कह रहा था क्या? अपना माइक ऑफ रखिएगा जब तक आपको कुछ बात नहीं करनी है। सर कौन से सब्जेक्ट पढ़ा? फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स के टॉपिक लिखे हैं ये। कौन से स्कूल से हो तुम? आज तक है। कॉलेज? यस सर। ठीक है। तो मैथ्स ले रहे हो, बायो ले रहे हो? मैथ। हम्म। देखो, तो मैं आप ये बता रहा हूं कि हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं। क्लास 11th और क्लास 12th ये अलग अलग नहीं है। फिजिक्स में 11th और 12th दोनों एक साथ हैं, एक साथ ही पढ़ने हैं हमें। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, उसके बाद हमारी बड़ी यूनिट है एक ऑप्टिक्स, लाइट। ये 10th क्लास में सीबीएसई वाले और आईसीएसई वाले 9th और 10th में पढ़ चुके हैं। हाँ सर, वो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन वाला। बिल्कुल सही। फिर आता है मॉडर्न फिजिक्स। ये भी आईसीएससी वाले थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं, जैसे कि रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी एक तुम लोगों ने पढ़ा है। हम लोग जो पढ़ेंगे वो, इसमें बहुत सारी चीजें रहेंगी। इसके इसके भी पार्ट हैं, जैसे कि एक शुरुआत में पढ़ाया जाता है एटम्स,
एटम मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, बोर का मॉडल, ये सब पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद न्यूक्लियाई पढ़ाते हैं, न्यूक्लियाई में बॉन्डिंग एनर्जी और रेडियो एक्टिविटी ये सब आता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एक अलग, पूरा ही अलग चला जाता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अब हमारे में से हट गया, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो टेलीविजन वेलीविजन में हजारों लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं, टेलीविजन की जो स्क्रीन देखते हो ना, लाखों कह रहा हूं मैं तो, करोड़ों ट्रांजिस्टर होते हैं, छोटे 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 छोटे। उससे एलईडी में भी लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं, एक छोटे से कैलकुलेटर में भी हजारों ट्रांजिस्टर हो जाते हैं। ट्रांजिस्टर क्या चीज है, वो बनती कैसे है, वो काम क्या करती है, वो हम लोग सीखेंगे। तो ये एक बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत बड़ा काम करती है ये। अच्छा, तो मैकेनिक्स सबसे पहले हम 11th में तुम्हें बता दें, 11th और 12th, जो भी 11th और 12th पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है, उसको कुछ बेसिक मैथमेटिक्स पढ़नी बहुत जरूरी है। तो कुछ बेसिक चैप्टर भी हैं जो क्लास 11th के लिए भी आपके लिए जरूरी है, क्लास 12th के लिए भी जरूरी है। ये बेसिक फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स तो क्लास 11th के शुरुआती चैप्टर होते हैं। एक तो हम लोग करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ये आपको क्लास 12th में भी आने चाहिए। एक होता है हमारा मेजरमेंट, मेजरमेंट के हमारे डिवाइसेस कौन से हैं और स्पेसिफिकली लेंथ मेजर करने के डिवाइसेस क्या क्या हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशंस हो गया, मेजरमेंट हो गया, बेसिक मैथमेटिक्स, ये बहुत लंबा चलता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। और फाइनली वेक्टर्स। तो हम लोग इनमें से कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं बेसिक फिजिक्स का, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तुम्हारे सिलेबस में यूनिट्स एंड मेजरमेंट डायमेंशन है, ये भी है, और मेजरमेंट एरर्स एंड मेजरमेंट ये भी सिलेबस में है। वेक्टर भी सिलेबस में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वेक्टर के डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, कम आते हैं, आए हुए हैं, आ जाएंगे तो हमारी किस्मत अच्छी है समझ लो। लेकिन वो वेक्टर्स जो है एक मैथमेटिक्स का हिस्सा ही है। मैथमेटिक्स में एक पूरा चैप्टर है, एक पूरी बुक भी है वेक्टर्स करके। तो ये है मैथ वेक्टर उसमें। तो ये थोड़ा सा तुम्हें देखना पड़ेगा। कोई भी बच्चा रहेगा, अगर उसे ढंग से फिजिक्स समझनी है तो ये चैप्टर उसको पूरे टाइम आने चाहिए। मतलब ये है भले ही आसान चैप्टर, लेकिन आपको आने बहुत अच्छे से चाहिए ये। मैकेनिक्स जब ये पढ़ लोगे तो मैकेनिक्स पढ़ने में बहुत मजा आएगा। मैकेनिक्स में जैसे कि नाइन्थ में तुम लोगों ने पढ़ा है, नाइन्थ में ही पढ़ी है तुमने मैकेनिक्स में, जैसे कि मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन, ये सब। दूसरा फोर्स, लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है तुमने नाइन्थ में, दोनों ने ही पढ़ा है, सीबीएसई ने भी और आईसीएसई ने भी। मोशन हो गया, फोर्स हो गया, उसके बाद मोशन फिर आता है हमारा, इसके बाद रोटेशनल मोशन, ये नहीं पढ़ा। और ये आप लोगों को ऐसे बोला जाता है कि क्लास 11th और 12th में सब मिला लो, सब सब्जेक्ट मिला लो। सबसे ज्यादा बच्चे अगर किसी चीज से तंग आते हैं तो वो रोटेशनल मोशन नाम के चैप्टर से आते हैं। लेकिन अगर आप इसको पढ़ोगे मेरे से तो आप तंग नहीं आओगे, आप खुश रहोगे। अपन लोग समझते हैं, अपन लोग पास होने के लिए नहीं पढ़ते, अपन लोग टॉप करने के लिए पढ़ते हैं। हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि हम लोग किसी ना किसी जगह टॉप कर सकें, चाहे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे कहीं और। वही सोच के साथ तुम्हें पढ़ना है हमेशा। फिर ग्रेविटी, ये तो थोड़ा थोड़ा तुम लोग सीख पढ़ चुके हो। ग्रेविटी मतलब सैटेलाइट वगैरह, अगर तुम्हें याद हो तो, सैटेलाइट वैटेलाइट पढ़े थे नाइन्थ में तुमने, तो ये नाइन्थ में पढ़ा है तुमने बहुत सारा चीज। हीट हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, साउंड हो गया। अच्छा, इसमें एक प्रेशर करके भी चैप्टर है हमारा, वो हमारा फ्लूइड में ही ले लेते हैं हम, प्रेशर को फ्लूइड मैकेनिक्स में ही प्रेशर वगैरह हम पढ़ा देते हैं। तो ये क्लास 11th का है। हीट में कई सारे हिस्से हैं, और हीट में एक बड़ा हिस्सा है थर्मोडायनेमिक्स। हीट में एक बड़ा हिस्सा है। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स के कमाल मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। एक काम करो अभी, ये तुम अभी बैठे बैठे घर पे प्रैक्टिस करके देख सकते हो। अगर तुम अपने मुंह से हवा निकालो ऐसे, ऐसे करके हवा निकालो मुंह से, हवा को हाथ पर गिराना,
बताना हवा कैसी है, ठंडी है गर्म, ऐसे करके। गरम से गरम है। गर्म है। गरम। अब एक काम करना, उसी हाथ पे या दूसरे किसी पे भी मुंह को ऐसे ऐसे फूंक मारते हैं ना, वैसे करना। अब हवा कैसी है? ठंडी। ठंडी है। ऐसा क्यों हो जाता है, गर्म से ठंडी कैसे हो जाती है? कभी डीओ डीओ स्प्रे करा है तुम लोगों ने? डीओ किया कि नहीं किया? यस सर। तो डीओ स्प्रे जब करते हो तो वो बहुत ठंडा लगता है कि नहीं लगता है? यस यस सर। सर। और तुम लोगों ने, और भी मैं एग्जांपल देता हूं, ऐसे ही जैसे हवा निकलती है, अचानक से हवा बाहर निकलती है ना, वो बहुत ठंडी लगती है। मैंने अपने क्लास, जो अब मैंने इंजीनियरिंग करा है, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा है, ठीक है? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, किसी भी इंजीनियरिंग में 4th ईयर में तुम्हें एक फाइनल वो बनाना होता है। फाइनल क्या कहते हैं उसको, एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। वो कुछ लोग थीसिस भी लिखते हैं, कुछ लोग प्रोजेक्ट प्लस थीसिस दोनों भी करते हैं। तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट प्लस थीसिस किया था, ठीक है? तो हमने एक ऐसे इंजन को बनाया था जो खाली हवा से चलता है, मतलब जिसको चलने के लिए तुम्हें फ्यूल नहीं चाहिए था, खाली वो हवा से। हवा मतलब वो कौन सी हवा? कंप्रेस्ड एयर। कौन सी कंप्रेस्ड एयर? जो साइकिल में हवा भरवाने जाते हो तो उसके पास नहीं, वो मशीन से हवा भरता है, तो मशीन के अंदर कंप्रेस्ड एयर भरी होती है, कंप्रेस करके एयर भरी होती है। तो आप क्या करो, उसको एयर को कंप्रेस कर लो और फिर उस एयर को आप इंजन की जगह व्यवस्था बना लो और आप उसको चला सकते हो। और हम लोगों ने वो बनाया भी था, हम लोगों ने चलाया भी था। तो सब लोग बड़े खुश भी हुए थे कि अरे यार ये ऐसे क्यों है, ये कितना बढ़िया है, इतने तो हवा से चल रही है, कंप्रेस्ड एयर करनी है, और हवा को कंप्रेस करने के तो बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके हैं, आसान आसान तरीके हैं कि नहीं है तरीके? हवा को कंप्रेस करने के बहुत तरीके हैं। तुम लोग पंप से हवा भी तो भर सकते हो, हाथ से भी तो भर सकते हो, जरूरी थोड़ी है तुम मशीन से हवा भरो। पंप से भर सकते हो, टाइम लग जाएगा लेकिन भर सकते हो। मेथड्स है हमारे पास पंप पंप से हवा भरने के, अगर वो पॉसिबल होता तो। लेकिन क्या है, ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं, हम लोगों ने बनाया था, हम लोगों ने गाड़ी चलाई थी। हाँ, क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हो? कोई कुछ कह रहा है? देवांश, सोमनाथ, कुछ कह रहे हो? ओके। तो मतलब उसमें क्या होता है कि जब भी हवा एकदम अचानक से बाहर आती है ना, किसी भी जगह से अचानक से हवा बाहर आती है, तो वो ठंडी हो जाती है। और ठंडे इलाकों में हवा अचानक से बाहर आएगी तो वो जम भी जाएगी, तो इंजन में वो काम बन नहीं पाता, जम जाएगी, मतलब बर्फ बन जाएगी। तो वो भी पॉसिबल नहीं था हमारा, तो इसलिए हम लोगों ने ऐसे करके बताया था। अभी हम एक काम करते हैं, मेरी आवाज सभी को आ रही है ना? यस सर। ठीक है। अब कुछ बुक्स के नाम मैं बता रहा हूं जो कि तुम्हें पढ़नी ही चाहिए, ठीक है? कुछ बुक्स हैं जो तुम्हें लेनी ही है हर हालत में, अगर तुम्हें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो वो बुक्स तुम्हें पढ़नी ही है। और जिसमें सबसे पहली और सबसे बेसिक बुक्स है H.C. वर्मा। तुम लोगों को पता है टेक्स्ट बुक में H.C. वर्मा और R.D. शर्मा, और R.D. शर्मा से भी ज्यादा H.C. वर्मा जो बुक है वो सबसे ज्यादा बिकी है पूरे भारत में। हाईएस्ट सेलिंग टेक्स्ट बुक है H.C. वर्मा, हाईएस्ट सेलिंग फिजिक्स की ये बुक है H.C. वर्मा। इसको, इसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। ये सबसे पहले खरीदे ही लो, मतलब इसको तुम पुरानी भी खरीद सकते हो। ये 1992 में आई थी, 1992 में ये बुक रिलीज हुई थी। और सोचो आज के टाइम पर भी कितनी रियलिस्टिक यूज है इसका। 1992 से आज तक धमाकेदार काम करती है। हर बच्चा इसको खरीदता है, पढ़ता है, इसको क्वेश्चन करता है। भारत में भी खरीदते हैं, दुनिया भर में खरीदते हैं एच.सी. वर्मा की बुक। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स 1 एंड 2 ये एक सबसे जरूरी बुक है, इसको तो तुम खरीद ही लेना, ठीक है? फिर एक आध हम रेफरेंस बुक की बात करते हैं, तो एक प्रदीप बुक आती है, प्रदीप्स, ठीक है? ये बुक है, नाम है कि उसका प्रदीप्स पब्लिकेशन ही है। तो
प्रदीप की साइंस बुक आती है, फिजिक्स की बुक आती है। इसके अलावा आप चाहो तो एसएल अरोरा भी ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो मॉडर्न एबीसी भी ले सकते हो, चलेगा। इसके अलावा आप चाहो तो नूतन भी ले सकते हो, ठीक है। आप लोग अलग अलग जगह से हो, अलग अलग स्कूल से हो, आप लोगों क्या अलग स्कूल, हर स्कूल अलग अलग बुक रेकमेंड करेगा, उससे आपको चिंता करने की बात नहीं है। देखो एचसी वर्मा के लिए दुनिया में हर जगह तुमसे लोग बोलेंगे कि एचसी वर्मा वाली बुक तो पढ़ ही लेते हैं। एवरीवन विल बी सेइंग कि फिजिक्स अगर करनी है, तुम्हें बोर्ड्स के लिए करना है तो भी तुम एचसी वर्मा खरीद लो, तुम्हें अगर इंजीनियरिंग के लिए करना है तो भी लोग कहेंगे एचसी वर्मा खरीद लो, मेडिकल के लिए तो भी लोग कहेंगे एचसी वर्मा खरीद लो। मतलब एचसी वर्मा तो गॉड बुक है, ये तो तुमको खरीदनी खरीदनी है हर हालत में। ये आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ऐसा भी पॉसिबल है। इसके सोल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है, बट आई डोंट थिंक आपको सोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, आप खुद ही उसको कर लेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एचसी वर्मा, ये अपनी गॉड बुक है। फिर ये जो हमने नाम बताए ये सारी की सारी रेफरेंस बुक हैं, सब्जेक्टिव। किसके लिए रेफरेंस बुक है? सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए, मतलब थ्योरी पढ़ने के लिए। क्वेश्चंस जो हैं लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और कॉम्पिटिटिव का भी इसमें दिया गया है। अच्छा, नीट के लिए अगर कोई क्वेश्चन सॉल्विंग करना चाहता है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नीट की अलग बुक है और इंजीनियरिंग की अलग बुक है। तो नीट के लिए एक हमारी बुक है जिसको हम लोग कहते हैं एररलेस फिजिक्स। यूनिवर्सल पब्लिकेशन की होती है ये एररलेस फिजिक्स, व्हाइट और ब्लू कलर में आती है। इसके भी दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। अच्छा, ये मेडिकल के लिए अलग से आती है, इंजीनियरिंग के लिए ये बुक अलग से आती है। तो आपको इंजीनियरिंग वाली लेनी नहीं है, इंजीनियरिंग वालों के लिए इंजीनियरिंग, लेकिन मेडिकल वालों को एररलेस फिजिक्स ले ही लेनी है। उसमें लिखा रहेगा फॉर नीट, 2 साल बाद वाली लेना, मतलब अगले साल 2022 वाली मिल जाएगी इस साल आपको, नीट 2022। तो वो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। 2023 में आप लोगों को नीट देना होगा, चलेगी तब तक भी वो। एररलेस फिजिक्स हो गई हमारी फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग फॉर नीट। नीट में बहुत सारी प्रैक्टिस जरूरत होती है, इसके लिए है। जेई मेंस में भी चल जाती है वो, ऐसा कुछ नहीं है। अब नीट के लिए और ज्यादा किताबों की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग इंजीनियरिंग वालों के लिए। इंजीनियरिंग वालों के लिए अरिहंत पब्लिकेशन आता है, डीसी पांडे बुक है एक। अरिहंत पब्लिकेशन, डीसी पांडे, ठीक है। ये इसके वॉल्यूम 1 2 3 4 5 5 वॉल्यूम आते हैं इसके, ठीक है। सिमिलर जीआरबी पब्लिकेशन की भी आती हैं, वो भी ले सकते हो आप लोग, अगर किसी बड़े भाई के पास है तो चल जाएंगी। पुरानी भी ले सकते हो, सिमिलर बुक जीआरबी, उसमें भी वॉल्यूम्स आते हैं। जीआरबी पब्लिकेशन या फिर फिजिक्स गैलेक्सी, इसके भी आपको ऑनलाइन सबके डाउनलोड करने को मिल जाएंगे, आपको कुछ ऐसे खरीदने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी अगर किसी को किताबों से पढ़ना अच्छा लगता है, किताबें अच्छी लगती हैं, सूंघने में अच्छी लगती हैं किताबें, तो ले लेना, आप क्या करें। सब कुछ ऑनलाइन मिलेगा, हम लोग भी आपको ये सारी बुक्स के पीडीएफ ऑनलाइन देंगे। फिजिक्स गैलेक्सी, इसके भी वॉल्यूम 1 2 3A 3B और 4, ये इसके भी 4 वॉल्यूम आते हैं, मतलब 5 वॉल्यूम आते हैं, 3A 3B अलग अलग वॉल्यूम आते हैं। उसके बाद ये सब इंजीनियरिंग वालों के लिए चल रहा है, फॉर IIT मेंस
एंड एडवांस। अब सिंगेज पब्लिकेशन भी लोग आईआईटी एडवांस के लिए पढ़ते हैं। आपको इतनी सारी बुक खरीदनी नहीं है भाई साहब, आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको उनकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे। हम लोग का स्टडी मटेरियल इन सब का कंबाइंड है, लेकिन एचसी वर्मा अलग से खरीदनी पड़ेगी तुम्हें। हम लोग जो स्टडी मटेरियल देंगे उसमें हर तरह के सवाल मिलेंगे तुम्हें, तो इतनी सारी बुक ना भी खरीदो तो भी चलेगा, डाउनलोड करके देख लेना। आपको हमारे क्लास पढ़ाने के बाद, स्टडी मटेरियल करने के बाद आपसे ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब इनके क्वेश्चन होने लगेंगे आपसे। सिंगेज पब्लिकेशन ऑल वॉल्यूम्स, इनके भी वॉल्यूम आते हैं। किसके लिए? ये सिंगेज पब्लिकेशन के सारे वॉल्यूम किसके लिए हैं? फॉर आईआईटी एडवांस। और फिर एक और गॉड बुक है, आईआईटी एडवांस की एक और गॉड बुक है, छोटी सी पतली सी नन्नी मुन्नी सी। रशियन एक राइटर है इसका, रशियन राइटर, उसका नाम है प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, पता नहीं बुक का क्या नाम है, लेकिन साइंटिस्ट उसके राइटर के नाम पे बुक है, आई एरोडोफ, प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स ऐसे करके नाम है इसका। गॉड बुक फॉर आईआईटी एडवांस। अच्छा, एक चीज और आईआईटी के लिए, एक और बात बताता हूं मैं आपको। अब ये मैं सब फिजिक्स की बातें बता रहा हूं तुम लोगों को, बाकी की बातें भी होती रहती हैं। तो आई रोडोफ के अलावा भी हमारे पास एक और हैं, जस्ट मेरे को नाम याद था यार, अरे यार ऐसे मत करो, हाँ याद आ गया, बंसल्स डीपीपी। ये कहीं और से मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हम तो देंगे ही। बंसल्स डीपीपी मस्ट फॉर आईआईटी मेंस एंड एडवांस। 150 डीपीपी है करीब, 10-10 क्वेश्चन के हिसाब से निकाल लगा लो तो 1500 के आसपास क्वेश्चन है, 1500-2000। मस्ट फॉर आईआईटी मेंस एंड एडवांस। ये किताबें हैं, अगर आप इन सारी किताबों को खरीदोगे तो बाबा बन जाओगे। बाबा नहीं बनना है, किताबें सब खरीदनी नहीं है हमें, सारी किताबें हमें खरीदनी नहीं है, ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। सबके पीडीएफ मिलते हैं, तो हमें देखो हर बुक का तुम थ्योरी तो पढ़ोगे नहीं, तो बुक खरीदने का उतना खास मतलब बनता नहीं है। रही बात क्वेश्चन करने की, थ्योरी मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, उसके बाद जब तुम क्वेश्चन करोगे तो कुछ क्वेश्चन शुरुआती मैं कराऊंगा, फिर मैं बोलूंगा कि एचसी वर्मा करो, उसके डाउट भी मैं क्लास में बताऊंगा, एचसी वर्मा पढ़ाऊंगा, उसके क्वेश्चन जो नहीं आएंगे वो मैं क्लास में बताऊंगा, फिर बाकी मैं तुम्हें कह दूंगा जाओ जी लो अपनी जिंदगी, सारी पीडीएफ दे दूंगा, फिर तुम लगाते रहो क्वेश्चन। जिस व्यक्ति ने ये सारी बुक करी हैं वही कॉन्फिडेंटली कह पाता है कि मेरे को फिजिक्स का इंजीनियरिंग आ सकता है, या मेडिकल। मेडिकल में देखो नीचे वाली बुक मेडिकल वालों को नहीं पढ़नी है, पढ़ लोगे तो अच्छा है, नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और सभी के प्रीवियस ईयर के तो पेपर जरूरी है ही है हमें लगाने। फाइनल जब अब सब हो जाएगा तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। ये सब करने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पेपर्स ये दोनों के लिए आते हैं, फॉर नीट के लिए अलग आती हैं एंड JEE के लिए अलग आते हैं, जॉइंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन उनके लिए अलग आते हैं। तो ये सब आपने कर लिया तभी आप कॉन्फिडेंटली समझना कि आप हाँ भाई साहब तैयार हो ये सब करने के बाद। तो अब अगर आपको ये लग रहा है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा है, तो हाँ भाई साहब वो तो ज्यादा तो है, लेकिन आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो भी आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप समझ लो, डॉक्टर अगर कोई ढंग का डॉक्टर है और जो जानता है डॉक्टर के लिए, मतलब जिसने मेहनत करके पढ़ाई करी है, अगर कोई ढंग से जानता है डॉक्टर का, तो भाई साहब वो व्यक्ति कम से कम महीने का 10 लाख रुपए से ऊपर ही कमाएगा। महीने का कह रहा हूं, और मैं कम से कम कह रहा हूं, और मैं अगर ढंग का डॉक्टर है तो। गली मोहल्ले के डॉक्टर 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए बना लेते हैं। अगर तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो तो
किसी भी दुनिया के किसी भी देश में एक ढंग के इंजीनियर के लिए नौकरी की कमी नहीं है, ध्यान रखना। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो ढंग के इंजीनियर के लिए दुनिया के किसी कोने में किसी कंपनी में नौकरी की कमी नहीं है। हर कोई चाहता है एक बढ़िया इंजीनियर हमारे साथ काम करे, हर कोई चाहता है। तो इंजीनियरिंग में तो कभी रिसेशन ना आया है ना आएगा, लेकिन कैसा इंजीनियर? ढंग का इंजीनियर। तो नौकरी मिलेगी, और वो भी ऐसी छोटी मोटी नहीं, यही 4-4 5-5 लाख रुपए वाली नौकरी मिलेगी। ऐसे कई एग्जाम्पल है मेरे साथ। मैं कह रहा हूं आप एक ढंग का कॉलेज भर ले लो, कॉलेज से पास आउट होने के बाद आपको एक अगर छोटी सी भी नौकरी मिलेगी तो 30-40 हजार से शुरू होगी, ढंग के कॉलेज से, एनआईटी और आईआईटी से। और उसके कुछ सालों बाद, 5-6-7 सालों बाद, तो आपकी एकदम ड्रास्टिक ग्रोथ होती है। आप 30-40 हजार से ज्वाइन किए हैं, 10 साल बाद पता चला 4 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, आप तनख्वाह मिल रही है आपको, टेंशन भी नहीं। डॉक्टरों को तो बहुत टेंशन होती है, सुबह से शाम तक बैठना होता है, रात में भी अचानक कॉल आ जाए तो चले जाना होता है। इंजीनियरों को टेंशन वेंशन नहीं रहता ज्यादा, अपने आराम से मस्त ऐश कर रहे हैं लाइफ, बढ़िया पैसे कमा रहे हैं, बढ़िया पैसे, छोटे मोटे पैसे नहीं, बढ़िया पैसे, दिल खुश करने वाले पैसे। क्रिएटिव लोग होते हैं इंजीनियर, बहुत मतलब बड़े बड़े काम करते हैं वो। चलो, तो तुम्हें अगर अभी कोई डाउट है बुक्स को लेकर के, किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। एनीवन? किसी को कुछ बोलना है क्या? एनीवन? नहीं? ठीक है भाई, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है। आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए जो मैंने चैप्टर बताए, ये यूनिट्स हैं, इनके अंदर और कई सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। आपको अगर मतलब इंजीनियरिंग करना है तो उसमें पूरे में पूरे नंबर नहीं लाए जाते, ध्यान रखना इस बात को। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो पूरे में पूरे नंबर नहीं लाने हैं। इसका क्या मतलब हुआ पूरे में पूरे नहीं लाने हैं? इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको ढंग का एनआईटी कॉलेज चाहिए तो 300 नंबर के पेपर में, जेई मेंस के 300 नंबर के पेपर में आपके आने चाहिए मुश्किल से 150 नंबर। मैं तो कह रहा 100 नंबर पे भी चांसेस हो सकते हैं कोई आईआईटी मिल जाए, लेकिन 150 या उससे ऊपर लाओगे तो गारंटी किसे कहता हूं, तुमको बढ़िया एनआईटी मिलेगा, टॉप का एनआईटी मिलेगा। मतलब अगर तुम 160-70 नंबर ले आए ना, तो कहो तुम्हें एनआईटी तिरुचि मिल जाए, तिरुचिरापल्ली एनआईटी, साउथ में जो है अपना एनआईटी तिरुचि, एनआईटी तिरुचिरापल्ली, तो ऐसा कॉलेज मिल जाए तुम्हें। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपको सारे चैप्टर, अगर आपको लगता है कि कुछ चैप्टर आपसे छूट रहे हैं, कम समझ में आ रहे थे, इट्स ओके, ठीक, चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, और मेडिकल वालों को क्या है कि उनको हर चैप्टर में अंदर घुसना ही नहीं है, तुमको हर चैप्टर का बेसिक करना और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मैंने जो बुक बताई है तुम लोगों को, एररलेस फिजिक्स, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। फिजिक्स में अगर दोनों बुकें उठा लेंगे हम, तो कुछ नहीं तो 10,000 क्वेश्चन अकेले फिजिक्स में निकल आएंगे। एररलेस फिजिक्स, इसका भी पीडीएफ आता है, ठीक है ना। ये बुक के तुम पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, कुछ एप्लीकेशन भी हैं जो मतलब बुक दे देते हैं। तो ये सारी बुक आपके पास बड़े आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी, इसमें ऐसे कोई चिंता करने वाली बात नहीं है कि बुक इतनी सारी हमें खरीदनी है। आपको देखने के लिए मैं कह रहा हूं, आज ही आप डाउनलोड कर लो इधर उधर से, वेबसाइट से, कहीं से, आज ही आप देख सकते हो इनको, तो टेंशन ही नहीं है कोई हमें, है ना। तो ये बुक्स जो हैं मैंने आपको बताई, आपकी जानकारी, ये मैं पीडीएफ आज भेज दूंगा आपको ग्रुप में, ये पीडीएफ आ जाएगा, आपको ये जानकारी मिल जाएगी, ठीक। पढ़ने के तरीके को लेकर के मैं बताऊं, आपको थ्योरी पढ़नी है, क्वेश्चन लगाने हैं, थ्योरी पढ़नी है, क्वेश्चन लगाने हैं, डाउट पूछने हैं, डेली का आपको व्यवस्था बनानी है। आपको थ्योरी पढ़नी है और क्वेश्चन लगाने डेली का, ठीक है भाई। तो ये तो शुरुआत थी हमारी फिजिक्स उसके लिए। अब जरा हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, 11th का जो रेगुलर है उसके चैप्टर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मतलब मैं यूनिट्स, डायमेंशन, मेजरमेंट सब इकट्ठा ले रहा हूं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो इसके लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें एक सबसे पहला चैप्टर ये भी है, फिजिकल वर्ल्ड, क्लास 11th का पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड भी है, वो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, वो तुम खुद फिगर आउट कर लोगे चैप्टर को,
जब मैं ये 2-3-4 चैप्टर बेसिक फिजिक्स में पढ़ा दूंगा तो तुम उसको खुद फिगर आउट कर लोगे। चलो, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में मैं सबसे पहले आज ये जानना चाहता हूं, कौन बताएगा फिजिक्स क्या है? किसको फिजिक्स कहेंगे हम? क्यों फिजिक्स पढ़ते हैं हम? बताओ, है क्या फिजिक्स? बताएं बताएं, क्या है फिजिक्स? नीट वालों के लिए फिजिक्स जो है ना, वो गर्लफ्रेंड जैसी हो जाती है, रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा लेती है। और इंजीनियरिंग वालों के लिए फिजिक्स भी गर्लफ्रेंड की तरह होती है, जो दिल को बड़ा सुकून देती है। तो फिजिक्स जो है वो दोनों देखने का नजरिया है, किसी को आफत लगती है और किसी को मजा आता है। तो फिजिक्स जो है वो ऐसा एक सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट नहीं है, वो खुद में एक समझ लो रिलीजन है। फिजिक्स खुद में एक पूरा बड़ा रिलीजन है, ऐसे समझो तुम। फिजिक्स के जो आमतौर पर डेफिनेशन बोली जाती है वो ये है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। बताओ साहब, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। देखो, हम लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रश्न जो आज है वो ये है कि हम क्या हैं। मतलब क्या हैं हम, हमारे आसपास की चीजें क्या हैं, यूनिवर्स है तो क्या है, अगर प्लैनेट्स हैं तो वो क्या हैं, और उससे भी बड़ा सवाल है कि वो क्यों हैं। बताओ, मैं गलत तो नहीं कह रहा? सोचो जरा, जो मैं कह रहा हूं उस पर सोचो जरा। इससे बड़ा कोई प्रश्न है क्या हमारे जीवन में? इज देयर? बोलिए, किसी को भी लगता है कि इससे भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तो बताएं। हमें तो हम दुनिया में सबसे बड़े लगते हैं, लेकिन तुम सोचो तुम्हारी औकात क्या है इस यूनिवर्स के आगे। यूनिवर्स छोड़ दो, इस पृथ्वी अर्थ के आगे हमारी औकात क्या है? सोचो जरा, एक बड़े उसमें सोच करके देखो। जरा सा कहीं पर लेवल पानी का बढ़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, हजारों लाखों लोग चले जाते हैं ऐसे ही। तुमने अभी वो एक डिजास्टर हुई थी अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में, वो सुनी होगी। याद है क्या किसी को क्या डिजास्टर हुई थी? यस सर। हम्म, क्या थी डिजास्टर? हुआ क्या था उसमें? ग्लेशियर टूट गया था। हाँ, तो हुआ क्या था? जो लोग मरे थे वो कहाँ के लोग मरे थे? क्या सर क्या? ग्लेशियर टूट गया था सर। हाँ, तो हुआ क्या था? वो पानी नीचे आया तो उसने क्या तोड़ दिया था? डैम। डैम तोड़ दिया था। तुम्हें पता है, तुम बिफोर एंड आफ्टर की फोटो देखना उसकी, जो ग्लेशियर के बिफोर एंड आफ्टर की फोटो देखना। इतना बड़ा इतना भारी डैम सेकंडों में खत्म हो गया, सेकंड्स में। मतलब आप सोचो कि ह्यूमंस जिसको हम अपने आप को तो दुनिया में बड़ा हीरो समझते रहते हैं, हम ये हैं हम वो हैं, जानवरों को मार के खा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, ऑक्सीजन खत्म कर रहे हैं, कुछ भी। इतनी रंगबाजी हमारे अंदर चढ़ी हुई है, लेकिन हमारी जो औकात है वही कुछ नहीं है यूनिवर्स के आगे। यूनिवर्स कह रहा हूं मैं, अर्थ के आगे, अर्थ के छोटी छोटी चीजों के आगे। यूनिवर्स तो इतना बड़ा है, उसमें अर्थ की कोई औकात नहीं है। अर्थ जैसे जाने कितने प्लेनेट हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है एलियंस एग्जिस्ट करते हैं अगर, तो कोई तुम लोग बिल्कुल भी आश्चर्यचकित होने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई तुमसे कहता है कि एलियंस डज एग्जिस्ट, तो आश्चर्यचकित होना ही नहीं, कोई इसमें बड़ी बात ही नहीं है। हो सकते हैं, हमारी जो लिमिटेड जानकारी है ना, लिमिटेड जानकारी, उसके हिसाब से हम लोग अपने आप को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स मानते रहे। ये ह्यूमन की ईगो है जो अपने आप को सबसे बड़ा मानता है, ये ईगो है हमारा। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। अगर थोड़ा सा और हम ढंग से समझें तो एवरी फिजिकल थिंग्स प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, उसकी स्टडी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। स्टडी ऑफ यूनिवर्स में हमारा मेन है एवरी फिजिकल थिंग इन द यूनिवर्स। फिजिकल थिंग का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा?
अच्छा, इसमें फिजिकल थिंग के अलावा मैं फिजिकल फेनोमेना भी लिख लेता हूं। बताओ फिजिकल थिंग से मतलब क्या है? थोड़ा ऊंचा बोलो बेटा, सुनाई नहीं दिया मुझे। कशिश? So things which we can see, feel, and touch. वेरी नाइस। सी, फील एंड टच। हमारी एक और प्रैक्टिस है फिजिकल थिंग को लेकर के, छोड़ो तुम, साइंटिफिक अप्रोच इसको अपन कहते हैं। हमारी साइंटिफिक अप्रोच है मेजर करने की। बताओ मेजर करने से ज्यादा साइंटिफिक कुछ हो सकता है क्या? सोचो जरा, किसी चीज को मेजर करना है, मेजर मतलब उसको नापना। हम लोग ऑब्सेस्ड हैं बिल्कुल, और वो सही भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है। हम लोग ऑब्सेस्ड हैं इस बात से कि चीजें नापनी है हमें। जब तक हम चीजों को नापते नहीं है हम लोग चैन से नहीं बैठते। ये हमारा परसिस्टेंस है। जब समुद्र की पूरी लंबाई चौड़ाई गहराई जब तक नहीं नाप ली हम लोगों ने, हम लोग चैन से नहीं बैठे। और अभी तक भी मरीना ट्रेंच जो नहीं नाप पाए हम लोग चैन से नहीं बैठे, हम लोग नाप रहे हैं उसे। यूनिवर्स की लंबाई चौड़ाई नहीं नाप पाए हम लोग दुखी हैं। अपने सोलर सिस्टम को नहीं नाप पा रहे हम लोग ढंग से दुखी हैं। हम लोग नापना चाहते हैं, दुखी के साथ हम लोग एक्साइटेड भी हैं, हम लोग नापना चाहते हैं हर चीज को। तो मेजरमेंट एक साइंटिफिक अप्रोच है, ध्यान रखना। स्टडी ऑफ एवरी फिजिकल थिंग इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिकल थिंग का मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, इन चीजों को हम फिजिकल थिंग कहते हैं। अच्छा, अब फिजिकल थिंग कहते हैं तो हम किसी चीज को नापने की कोशिश करते हैं। कुछ को हम नाप पाते हैं, कुछ को हम नहीं नाप पाते। तो यहां से शुरू होती है फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज। यहां से आता है फिजिकल क्वांटिटी और एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी और एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज। अच्छा, दोनों बार एब्स्ट्रैक्ट लिख रहा हूं मैं। फिजिकल अच्छा, फिजिकल थिंग में हम किसी एक चीज का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल क्या ले सकते हैं? फिजिकल थिंग, कोई एक फिजिकल चीज बताओ यार, कुछ भी, एनीथिंग जो फिजिकल है, बोलो। क्या? ह्यूमन। ह्यूमन। चलो, हाँ अर्थ भी है। चलो अभी ह्यूमन के बारे में बात करते हैं। अभी एक बोल दिया ना तुमने। एक मिनट बच्चे, होल्ड करना। हेलो हेलो। हाँ भैया, हाँ हाँ हाँ, अद्वैत विजन, हाँ। अच्छा ठीक है, हम अभी करवा लेते हैं। ठीक है भैया। हाँ हाँ हाँ, चेक है, हाँ चेक बुक है। आधार किसका? प्रेमांशु नगाइच का। ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है। ओके, प्रदीप को भेजना। प्रदीप जरा आना जरा इधर। एक काम करो, यहाँ पर ये जो बड़ी ये वाली टेबल है ना, उसको खोलोगे तो उसमें मेरा शायद आधार कार्ड वगैरह मिलेगा तुम्हें। ठीक है,
उस आधार कार्ड को लो और या मैं देख लूं, मेरे पर्स में तो नहीं ले लिया था मैंने, नहीं है, उधर ही रखा है। वो आधार कार्ड उठाओ और इधर जाओ तुम कुरियर की मेन ब्रांच में। अरे यार, कुरियर का नाम नहीं पूछा मैंने, कैसा आदमी हूं मैं। 1 मिनट बच्चों, होल्ड करना। चलिए भाई, तो हम लोग वापस आ गए। हम लोग बात कर रहे थे एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी को लेकर के। जैसे किसी ने कहा कि फिजिकल थिंग है ह्यूमन, ओके फाइन, ह्यूमन एक फिजिकल थिंग है। ऐसे टेबल चेयर, गुलाब का फूल, हमारा तुम्हारा घर में कुत्ता पला होगा, वो सब कोई क्या है, एक फिजिकल थिंग है या फेनोमेना। जैसे कि मैं कहूं गर्मी, गर्मी एक फिजिकल फेनोमेना है, फील होता है हमें। सर्दी, गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सब है। अच्छा चलो, तो एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी इस ह्यूमन के बारे में कुछ, जैसे कि हम इस ह्यूमन की जो डेफिनेशन है एब्स्ट्रैक्ट और फिजिकल क्वांटिटी की, उसके हिसाब से हम क्वांटिटीज बदलेंगे। अगर कोई हमसे इसको डिस्क्राइब करने के लिए बोले, इस ह्यूमन को डिस्क्राइब करने के लिए बोले, तो हम क्या बताएंगे, बताओ जरा। डिस्क्राइब करने के लिए अगर बताए, या तुमसे कोई कहे इसको डिस्क्राइब करो, तो क्या बताओगे, क्या क्या बताओगे? चलो प्रिंस दुबे, तुम बताओ क्या क्या बताओगे इसके बारे में। प्रिंस, Yes, sir. what will you tell about this human whatever you seeing in your screen? तो अगर कोई कहता है someone is saying on your phone, over the phone someone is saying describe him और हर जो भी है, तो डिस्क्राइब करना। हाँ, तो डिस्क्राइब कैसे Sir, करोगे? so he is looking in motion. एक बच्चे, 1 मिनट, क्या अभी तो नहीं हो पाएगी बात, अगले घंटे में भी नहीं हो पाएगी। 1 मिनट, वो कहना क्या चाह रही हैं? चलो हाँ, कौन किससे बातचीत चल रही थी हमारी? हाँ प्रिंस बाबू बताओ। Sir, डिस्क्राइब। it is mass. हाँ हाँ, तो And हम लोग बताएंगे कि भाई साहब का कुछ मास है, तो मास बताने के लिए हम लोग कुछ नंबर वैल्यू Measurement. यूज करेंगे ना, हाँ मेजरमेंट यूज करेंगे ना, तो Yes, मास। और कुछ mass and sir, energy. एनर्जी, मतलब इसमें कितनी एनर्जी, ऐसे बताओगे क्या? नहीं सर, ऐसे ही। हाँ, नहीं इसके बारे में बताओ ना तुम, इस ह्यूमन के बारे में सारी बातें बताओ। Sir, he is in motion. मोशन, चलो ठीक है, वो चल रहा है, इसके मोशन और रेस्ट बता सकते हो तुम। और बताओ, मतलब तुम इसमें स्पीड वगैरह बता सकते हो। और कुछ? Sir, he is seeing something. अच्छा ठीक है, हटाओ, वो तो कुछ काम का नहीं है। और बताओ। और सर हाइट नहीं वाइट, दिख रहा है। हाइट वाइट नहीं हाँ सर, बताओगे? हाइट। हाँ सर, हाइट वगैरह। अच्छा, कलर नहीं बताओगे? ब्लैक कलर। हाँ ब्लैक है Dark जो भी है। complexion. हाँ ब्लैक कलर एंड सर क्लॉथ्स कलर। हाँ हाँ हाँ, मतलब क्लोथ का कलर, तो कलर हो गया। और तुम ये भी बता सकते हो ना कि जैसे कोई अगर पूछे, जैसे तुम मान लो इस आदमी को जानते हो, तो और जानते हो अगर, तो क्या बताओगे जानते हो तो? जानता हूँ तो सर फ्रेंड वगैरह या फिर कोई रिलेटिव, ये बताऊंगा। हाँ ठीक है। और ये नहीं बोलोगे और कि सर ये एक अच्छा आदमी है, ऑनेस्ट है, ऐसे कुछ हाँ सर, ये सर क्वालिटीज। क्वालिटीज, जैसे कि ऑनेस्टी हो गई, गुड हो गया, सॉफ्ट स्पोकन हो गया, है ना? अगर मान लो तुम ज्यादा इसके नजदीक खड़े हो, तो इसकी बास कैसी आ रही है ये भी बता पाओगे, खुशबू आ रही है कि बदबू आ रही है, क्यों? यस सर। ये भी बता सकते हो कि स्मेल इसकी क्या है। तो अब इनमें जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट वाले तरफ लिखी है, ये सारी चीजें क्या है, इनको अपन मेजर नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्या? यस सर। लेकिन इस तरफ की जो सारी चीजें हैं फिजिकल क्वांटिटी वाली, इनको हम मेजर कर सकते हैं। यस। यस सर। हाँ, तो बस सिंपल हो गया, आपको समझ में आ गया। एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज which cannot be measured. And physical quantities are those quantities which can measure. हाँ, मेजर्ड के बाद एक चीज और लगाते हैं, मेजर्ड एंड क्वांटिफाइड। मेजर करने के लिए, Quantified. मेजर करने के लिए क्वांटिफिकेशन भी जरूरी है। जैसे तुमसे कहा जाए वजन क्या है, तो वजन के लिए हम लोग किलोग्राम में बताते हैं, तो 1 किलोग्राम जो है वजन का क्वांटिफाई हो गया। जैसे केले, Okay. केले 1 दर्जन केले, 12 केले,
12 केले में से एक केला उसका क्वांटिफिकेशन कर दिया, मतलब ये 1 दर्जन का क्वांटिफाई करोगे 1 निकलेगा। जैसे मैं क्लास है, मेरी क्लास स्टूडेंट से भरी क्लास है, तो मैं इस क्लास में क्वांटिफाई करूंगा 1 स्टूडेंट निकलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्वांटिफाई मतलब उसको उसकी सिंगल यूनिट में डिस्क्राइब करना, उसको Yes, उसकी sir. सिंगल वैल्यू में डिस्क्राइब करना। तो विच कैन नॉट बी मेजर्ड, तो एब्स्ट्रैक्ट तो वो है, मेजर नहीं कर सकते। तो मेजर अगर हम नहीं कर सकते तो साइंटिस्ट लोग मेजर जो नहीं होती चीजें उनके बारे में ज्यादा सोचते भी नहीं है, Describe नहीं मतलब हाँ, मतलब उसको फिर हटाओ, अपनी स्टडी से हटा लेते हैं। ये हमारे स्टडी का फील्ड में नहीं आता है। लेकिन फिर जो लोग हम मेजर कर सकते हैं, तो दीज क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड एंड क्वांटिफाइड। इनको हम मेजर कर सकते हैं और इनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वांटिफाई मतलब उसको छोटे से छोटे में तोड़ पाने की एबिलिटी को क्वांटिफाई। जैसे वॉल है, वॉल वॉल को अगर हम क्वांटिफाई करेंगे तो एक सिंगल ईंट निकल के आएगी हमारे पास। तो सिंगल जो ब्रिक है विल बी द क्वांटिफाइड वैल्यू ऑफ, या फिर विल से द क्वांटा ऑफ दिस वॉल इज 1 brick because it is combined of it is the combination of multiple bricks piled onto each other। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वांटिफाई किया हमने, वी हैव क्वांटिफाइड इट। हमने जब ब्रिक में बता दिया तो उसको क्वांटिफाई करना बोलते हैं। तो ठीक है, हम लोग की क्लास इस तरीके से आज की खत्म होती है। कल हम लोग इसकी वो वाली चीजों पर बात करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज 2 तरह की होती हैं, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिर इसको हम फंडामेंटल से डिराइव्ड कैसे बनाते हैं ये सब सीखेंगे, और ये सब हमें एग्जैक्टली भी एग्जाम में चीजें आने वाली हैं। तो कल हम उसको देखेंगे। आप लोग एक बार यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर को कहीं से भी पढ़ के आइएगा। अगर अभी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये चैप्टर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान लगाएंगे तो हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, फिर क्लास हम खत्म करते हैं कल। हाँ बेटा, सर आप पीडीएफ दे दिए ना। डेफिनेटली बेटा भेज दूंगा। ओके भाई, टाटा बाय बाय। बाय बेटा। Bye, sir. Thank you, sir. वेलकम Thank you, sir. वेलकम वेलकम। बाय। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।